दोस्तों, अब तक कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आज हम उनका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी पे कोई वीडियो नहीं आया था, तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे प्रीवियस चीज़ों का। तो ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन होगा। अगर आप अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कस्पल इंटरलिंक पर, अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो उनका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आज। और फिर आगे जो है मैं कस्पल इंटरलिंक पर वीडियोस बनाना जो है वो शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको क्या समझाया था, ज़रा हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी एक राशि है, किसी भी भाव पर जो एक राशि आती है, उस राशि का जो स्पान है वो 30 डिग्री का होता है ना। हमारा जो अंतरिक्ष है वो 360 डिग्री पे है और यहाँ पर टोटल 12 राशियाँ हैं। तो जब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 30 डिग्री आती है। तो एक लगन का जो समय होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री का होता है। इसे अभी हम अप्रॉक्सीमेटली जो है 120 मिनट मान के चलते हैं। तो ये मेरी 0 से लेके 30 डिग्री तक की जो है वो राशि है। तो जब कोई लगन उदय होता है तो मतलब अब 2 घंटे तक वो लगन जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। और चूंकि लगन चेंज नहीं होने वाला है मतलब ग्रहों की जो स्थिति है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। फिर राशियों को जो है वो हम नक्षत्रों में विभाजित करते हैं। तो जो हमारी एक राशि होती है वो 2 नक्षत्रों में और एक 1/4 नक्षत्र, मतलब टोटल जो है वो 2.25 नक्षत्रों में होती है। तो एक नक्षत्र ये हो गया, एक नक्षत्र ये हो गया और फिर एक नक्षत्र का 1/4 भाग जो है वो ये हो गया। तो ये जो है हमारा ये 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। फिर ये भी जो है मेरा ये 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। और ये फिर जो है मेरा ये 3 डिग्री और ये 20 मिनट का होता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट ये मिलके जो है 30 डिग्री पूरा जो है वो हो जाते हैं। जो हमारा वैदिक ज्योतिष था दोस्तों, उसमें क्या था कि ये जो हमारे एक नक्षत्र था, इस नक्षत्र के समान भाग किए गए थे। एक समान भागों में इन्हें विभाजित किया गया था। हर एक भाग का जो मान था वो 3 डिग्री 20 मिनट का था। मतलब ये जो मेरा जो एरिया है ये 3 डिग्री और फिर 20 मिनट का होगा। ठीक है, अभी हम 03 डिग्री 20 मिनट बोल देते हैं। तो ये जो है हमारा ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो हमारा हिंदू ज्योतिष है वहाँ पर इस तरह से जो है नक्षत्रों का विभाजन हुआ था। गुरु जी KS कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया था कि उन्होंने ये जो मेरा नक्षत्र है एक 13 डिग्री 20 मिनट का, इसे उन्होंने विभाजित किया था 9 असमान भागों में। तो ये जो मेरा नक्षत्र है इसके 9 अनइक्वल सब डिवीजन किए गए थे गुरुजी KS कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। 9 अनइक्वल 9 अनइक्वल सब डिविजन्स, 9 अनइक्वल सब डिविजन्स किए गए थे। यहाँ पर सब डिविजन्स कैसे किए गए थे दोस्तों, जो मेरा 13 डिग्री 20 मिनट है, 13 डिग्री 20 मिनट, ये मेरा एक नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र को हमने 9 उप नक्षत्रों में विभाजित किया था। इसे हमने विभाजित किया था 9 उप नक्षत्रों में। ये 9 उप नक्षत्रों में विभाजित किया गया था। और ये विभाजन किस तरह से था, ये विभाजन वैसा ही था जैसा कि हमारी जो विंशोत्तरी दशा होती है, जो हमारी विंशोत्तरी दशा होती है 120 साल की, उस 120 साल की दशा में डिफरेंट प्लैनेट्स को जितने वर्ष दिए गए थे उन्हीं वर्षों के अनुसार क्या किया गया था, ये 9 उप नक्षत्रों को विभाजित किया गया था 13 डिग्री 20 मिनट में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर हम समझें तो सबसे पहली जो ग्रह आता है विंशोत्तरी में वो आता है केतु। फिर केतु के बाद में फिर आता है शुक्र, शुक्र के बाद में फिर आता है सूर्य, सूर्य के बाद में आता है चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में आता है मंगल, मंगल के बाद में आता है राहु, राहु के बाद में आता है गुरु, गुरु के बाद में आता है शनि और शनि के बाद में फिर जो है वो आता है बुध।
तो ये जो है मेरे 9 ग्रहों का क्रम है विंशोत्तरी दशा के अनुसार। तो केतु को जो साल मिले हैं दोस्तों, मैं भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो केतु को जो वर्ष मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं 7। तो 7 साल हैं केतु को। तो अगर मुझे ये देखना है कि इस 13 डिग्री 20 मिनट का ये जो मेरा नक्षत्र है, इसमें केतु की अवधि कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगा कि केतु को जो है वो 7 साल मिले हैं टोटल 120 में से। इसको यदि मान लीजिए मैं गुणा कर देता हूँ 13 डिग्री 20 मिनट से, इसे यदि मैं 13 डिग्री 20 मिनट से जो है वो गुणा कर देता हूँ, तो इसके बाद में जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 00 डिग्री, और इसके बाद में फिर ये मुझे मिलेगी 46 मिनट, और फिर ये मुझे मिलेगी 40 सेकेंड। तो ये जो मेरा 13 डिग्री 20 मिनट का उपनक्षत्र है, इसमें जो मेरा 13 डिग्री 20 मिनट का जो ये मेरा नक्षत्र है, इसमें केतु के उपनक्षत्र की जो अवधि है वो कितनी है, 46 मिनट 40 सेकेंड की। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो केतु को जो समय मिला है वो कितना है, 00 डिग्री, फिर इसके बाद में 46 मिनट और फिर 40 सेकेंड्स, ये मेरा केतु का है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर शुक्र के लिए निकालता हूँ, तो शुक्र के लिए ये कैसे निकलेगा दोस्तों, हम थोड़ा सा ज़रा समझते हैं। शुक्र की अगर मैं अवधि निकालता हूँ तो शुक्र को 20 साल मिले हुए हैं टोटल 120 साल में से। 120 साल की होती है हमारी विंशोत्तरी दशा, उसमें 6 साल, उसमें से 20 साल शुक्र को मिले हुए हैं, और एक नक्षत्र की जो अवधि होती है वो होती है 13 डिग्री 20 मिनट की। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसके बाद में जो शुक्र की अवधि आती है वो आती है 2 डिग्री, और फिर इसके बाद में जो है वो 13 मिनट, और फिर जो है मेरा ये 20 सेकेंड जो है ये मेरी शुक्र की क्या अवधि आती है। शुक्र के उपनक्षत्र का मान आता है इस 13 डिग्री 20 मिनट के एक नक्षत्र में। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं सूर्य के लिए देखूं तो सूर्य के लिए जो ये मेरी वैल्यू होती है ये होती है 00 डिग्री, इसके बाद में फिर 40 मिनट, और इसके बाद में फिर जो है मेरा 00 सेकेंड। इसके बाद में अगर मैं चंद्रमा का देखूं तो चंद्रमा का ये होता है 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड। कितना होता है चंद्रमा का, 1 डिग्री, और इसके बाद में फिर ये होता है चंद्रमा का 6 मिनट, और फिर ये होता है 40 सेकेंड्स। ठीक है। इसके बाद में चंद्रमा के बाद में अगर मैं मंगल का देखूं तो मंगल का होता है 46 मिनट और फिर 40 सेकेंड, जितना केतु का होता है उतना ही। तो 00 डिग्री 46 मिनट और फिर 40 सेकेंड जो है ये मेरा होता है मंगल का। राहु का जो होता है दोस्तों, राहु का सीधे सीधे होता है 2 डिग्री 0 मिनट और फिर 0 सेकेंड। गुरु का जो होता है मान वो होता है 01 डिग्री 01 डिग्री। इसके बाद में फिर जो है 46 मिनट, और 46 मिनट के बाद में ये होता है 40 सेकेंड। ये भी समझिएगा, आपको है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई रफ वर्क कर रहा हूँ, है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। ठीक है। फिर इसके बाद में जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि के लिए ये जो है मेरा होता है, ये होता है 2 डिग्री, और इसके बाद में फिर ये होता है 6 मिनट, और फिर ये होता है मेरा 40 सेकेंड। और इसके बाद में जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध के लिए ये होता है 01 डिग्री, इसके बाद में फिर 53 मिनट, और फिर इसके बाद में जो है 20 सेकेंड। ये जो है टोटल जो है 13 डिग्री 20 मिनट का जो ये मेरा नक्षत्र था, इसे जब हम 9 उपनक्षत्रों में विभाजित करते हैं और हम हर एक उपनक्षत्र को उतना ही प्रपोर्शन देते हैं जितना कि उसे 120 साल की विंशोत्तरी दशा में जितने साल मिले हुए हैं उस हिसाब से, तो हमें केतु से लेके बुध तक के जो ग्रह हैं इनका जो उपनक्षत्र की अवधि मिलती है वो इतनी मिलती है। अब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि ये जो मेरा सूर्य का जो उपनक्षत्र है ये लगभग कितना होता है, 3 मिनट का होता है। और ये जो मेरा शुक्र का उपनक्षत्र है ये जो है मेरा, अगर मैं समय के हिसाब से देखूं तो ये जो है मेरा ये 9 मिनट का होता है। ठीक है। बहुत अच्छे से अब ये चीज़ अब आप समझिएगा। ठीक है। मतलब कि यदि जब मैं वैल्यू लेके चलता हूँ सब लॉर्ड डिविजन्स के बेसिस पर, जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने नक्षत्रों को उपनक्षत्र में विभाजित कर दिया है, जब मैं सब लॉर्ड्स को लेके चल रहा हूँ तो सब लॉर्ड्स की जो समय अवधि होगी वो 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में होगी। मतलब
जहाँ पर किसी 9 मिनट, मतलब यदि वीनस का सबलॉर्ड शुरू हुआ है तो अब वो अगले 9 मिनट तक जो है वो नहीं बदलने वाला। यदि कहीं पर सूर्य का सबलॉर्ड है तो वो 3 मिनट में बदल जाएगा। यदि 3 मिनट से कम में कोई चीज़ होने वाली है या हमें डिफरेंशिएट करना है 3 मिनट से कम में, तो हम वहाँ पर सूर्य के सबलॉर्ड की मदद से भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी के.एस. कृष्णमूर्ति ने क्या किया था, उन्होंने नक्षत्रों को उप नक्षत्रों में विभाजित किया था और उप नक्षत्रों के जो मान थे वो इस हिसाब से निकले हुए थे। 9 अनइक्वल सब डिविजन्स किए थे उन्होंने कॉन्स्टलेशन के, नक्षत्रों के, और इस तरह से हमें जो है वो सब लॉर्ड मिले थे। हमें क्या मिले थे यहाँ पर, सब लॉर्ड्स जो हैं वो हमें मिल गए थे, सब लॉर्ड। ठीक है, सिंपल सब लॉर्ड अभी मैंने लिख दिया है। तो ये जो था, ये शुरू का ये पूरा ये था हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का। अब इसके बाद में क्या हुआ कि श्री खुल्लर सर ने क्या किया कि यहाँ पर जो हमें एक सब डिवीज़न मिलता है, इसको ना मैं पेज जो है चेंज करके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर, या समझिएगा, चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि इसे अभी हम ऐसे ही रखते हैं ताकि बार बार जो है हमें पेज वगैरह चेंज ना करने पड़े। मैं देखता हूँ मेरे पास में अगर कोई दूसरा पेज हो तो मैं उसे ले लेता हूँ। तो समझने के लिए हम थोड़ा सा ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि देखिए, ये जो था हमारा, ये इतना मान लीजिए कि ये हमारे 9 जो है, मतलब यहाँ पर जो है मुझे ये अनइक्वल डिविजन्स होने के बाद में मुझे क्या मिल रहे थे, यहाँ पर सब लॉट्स जो हैं वो ये मिल जा रहे थे। ये अच्छे से समझिएगा दोस्तों, है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब मान लीजिए कि ना मुझे यहाँ पर ये एक मुझे सब लॉर्ड मिलता है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, और ये जो है ना, ये मान लीजिए कि ये मेरा वीनस का जो है ये सब लॉर्ड है। वीनस के सब लॉर्ड की वैल्यू कितनी है, 2 डिग्री 13 मिनट और फिर 20 सेकेंड। तो यहाँ से खुल्लर सर ने क्या किया, कस्पल इंटरलिंक में इसे उन्होंने फिर से जो है वो सब डिवाइड किया 9 अनइक्वल पार्ट्स में। यहाँ पर जो ये मेरा सब लॉर्ड था, इस सब लॉर्ड के फिर से क्या हुए 9 अनइक्वल, 9 असमान जो है वो विभाजन हुए, सब डिवीजन ये किए गए। और यहाँ पर जो ये मुझे सब लॉर्ड मिल रहा था, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, मुझे सब लॉर्ड जो हैं ये मिलना, मतलब मुझे क्या हुए, शुरू हुए। और दोस्तों ये जो मेरे सब लॉर्ड थे केपी में, वो 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में बस चेंज हो पाते थे। लेकिन जो मेरे सब लॉर्ड्स हैं दोस्तों, ये जो हैं ये फ्यू सेकेंड्स में जो हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो मतलब अगर हमें दो जातकों के जन्म समय के बेसिस पर यदि उनके बीच में डिफरेंशिएट करना हो, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं केपी के नक्षत्र, जो उप नक्षत्र स्वामी जो सब लॉर्ड रिविजिट के नाम से हैं, वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई है कि जब मैंने 5 मिनट समय में चेंज किए हैं, मैंने केपी में ये चीज़ बताई है कि जब मैंने 5 मिनट चेंज किए हैं तो वहाँ पर 12 में से 11 कस्पल सब लॉर्ड चेंज हुए हैं उस हॉरोस्कोप में। ये चीज़ मैंने बताई है पहले। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि समझिएगा एक ऐसी सिचुएशन कि दो जुड़वा बच्चों के जन्म के बीच में अगर जो है वो बहुत ही कम समय का अंतर है, अगर मान लीजिए वो 3 मिनट से भी कम का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा सब लॉट्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर दो बच्चों के जन्म के बीच में फ्यू सेकेंड्स का भी अंतर है, तो वहाँ पर जो सब लॉट्स जो हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। सब लॉट्स हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। फ्यू सेकेंड्स के अंतर पर सब लॉट्स पूरी तरह से बदल जाएंगे और जो बच्चे हैं उनके जीवन में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे सब लॉट्स के चेंज होने से। हो सकता है किसी का 4th कस्पल सब लॉट जो है वो वीनस, 4th कस्पल सब लॉट जो है वो वीनस हो, और जो अगला बच्चा है उसका जो हो सकता है कि वो केतु हो या फिर मान लीजिए कि सन हो, ऐसा समझिएगा। ठीक है, फ्यू सेकेंड्स में ही ये चीज़ें जो हैं ये बदल जाती हैं। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी है, दुनिया में पैदा होने वाला हर जातक जो है वो अपने आप में यूनिक है, और उसकी कुंडली की जो यूनिकनेस है और कास्टिंग की जो चार्ट हम बना रहे हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो हमें
कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है केपी एस्ट्रोलॉजी की तुलना में मैथमेटिकली, है ना। ये चीज़ अभी मैंने आपको बताने की जो है ये कोशिश की है। केपी भी दोस्तों बहुत अच्छी मेथड है, केपी एस्ट्रोलॉजी, कस्पल इंटरलिंक भी बहुत अच्छी मेथड है। मैं कहीं से कहीं तक किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिकली समझाना चाह रहा था कि क्या है ये सब लॉट्स का डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर जो हमें एक जो राशि थी, राशि का 13 डिग्री 20 मिनट का जो हमने स्पान लिया था नक्षत्र का, उसे 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और उसमें से फिर से क्या किया गया कि जो हमारे सब लॉट्स आए हैं उनके फिर से 9 अनइक्वल सब डिविजन्स किए गए। वहाँ से हमें क्या मिले, सब लॉट्स मिले, जो कि हमारे फ्यू सेकेंड्स में ही क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन केपी के केस में ये 9 से 3 मिनट वाला जो था, ये यहाँ पे ये एक वो थी, कंडीशन थी कि या तो सबसे कम जो है वो 3 मिनट में चेंज होगा, या फिर लगभग 9 मिनट में, बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये जो थी ये समय अवधि थी कस्पल सब लॉट्स के चेंज होने की। लेकिन सब लॉट्स जो हैं वो फ्यू सेकेंड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक पूरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम वाइज और मैथ्स वाइज जो है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी तक का, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से हम कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, ठीक है। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए मैंने एक कुंडली बनाकर भी रखी हुई है। तो ये कुंडली दोस्तों अब हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये है वो कुंडली, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कर्क लग्न की हमारी कुंडली है। ये हमारी जो है ये राशि कुंडली है, और ये जो है हमारी भाव चलित कुंडली है। इसे हम NBC भी बोल देते हैं, निर्णयन भावा चार्ट जो है वो भी बोला जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिएगा तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग केपी जानते हैं तो ये भाव चलित कुंडली है, ठीक है। केपी में जो है दोस्तों हम यहाँ तक की बस बात किया करते थे। हमें यदि चौथे भाव का प्रॉमिस पढ़ना है तो हम फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड के थ्रू वो प्रॉमिस को जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सब लॉर्ड्स भी होते हैं। तो ये 1 से लेके 12 तक के भावों के राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड हैं। यहाँ पर सन से लेके केतु तक के प्लेनेट के ये राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड हैं, ठीक है। तो ये मेरी पूरी की पूरी जो है ये मेरी कुंडली है। इसी कुंडली की मदद से जो है हम फलादेश करते हैं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको आगे बताना जो है वो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो था पहले ये कस्पल इंटरलिंक के ये मैथमेटिकल फाउंडेशन का मेरा एक प्रॉपर वीडियो है, जिसमें मैंने ये बताया है कि फ्यू सेकंड्स में कैसे कस्पल सब लॉट्स जो हैं वो बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो हम करते हैं पोजिशनल स्टेटस की। तो सबसे पहले जो हमारी बात होती है वो होती है पोजिशनल स्टेटस की। पोजिशनल स्टेटस के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी कुंडली है दोस्तों, वही कुंडली है जो यहाँ पर बनी हुई थी। तो ये मेरे प्लैनेट्स दिए हुए हैं सन से लेके केतु तक के। राशि लॉर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, प्लैनेट और उसके नक्षत्र लॉर्ड के बेस पर जो है मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा जो प्लैनेट है उसे पोजिशनल स्टेटस POSITIONAL पोजिशनल और जो स्टेटस है वो प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो किसी भी प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है या नहीं, इसे चेक करने की जो है 4 रूल्स होते हैं। पोजिशनल स्टेटस क्या होता है, नक्षत्र ज्योतिष में हर एक ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि अगर सूर्य जो है वो यहाँ पर देखिए आप, वो शुक्र के नक्षत्र में स्थित है, तो नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार सूर्य की दशा में जातक को जो है शुक्र के परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है ग्रह अपने परिणाम भी देता है, ठीक है। तो नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार सूर्य जो है, समझिएगा, या कोई भी ग्रह जो है वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है, जिसे हम स्टेलर स्टेटस कहते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त हो जाता है और उस स्थिति में ग्रह जो है वो स्वयं के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम भी देता है। पहला
रूल है कि प्लैनेट जो हो वो खुद के स्टार में हो। मतलब मान लीजिए कि यदि किसी की कुंडली में सन जो है, सन उसका जो एनएल प्लैनेट है, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट है, वो भी यदि सन ही है तो सन जो है इसमें क्या है, खुद के नक्षत्र में स्थित है। इसका मतलब है कि सन जो है उसे क्या है, वो सन ओन स्टार में है। इसका मतलब कि सन को जो है वो पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। दूसरी कंडीशन होती है कि स्टार जोन इज वैकेंट, मतलब कि जो भी मेरा प्लैनेट है वो किसी भी ग्रह के नक्षत्र स्वामी ग्रह के रूप में नहीं आया है, मतलब कि उस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। तीसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र लॉर्ड, मतलब कि कोई एक मेरा ग्रह है, मान लीजिए मेरा सन है जो कि मेरा मरकरी के नक्षत्र में है, और जो मेरा मरकरी है उसी टाइम पे वो यदि सन के नक्षत्र में है, तो ये ग्रहों ने क्या किया है, अपने अपने स्टार लॉर्ड का जो है वो म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया है। तो ऐसे प्लैनेट्स को भी क्या होता है, पोजिशनल स्टेटस प्राप्त होता है। राहु और केतु की कंडीशन क्या होती है कि राहु और केतु जो होते हैं, राहु और जो केतु होते हैं ये खुद के परिणाम तो देते हैं, साथ ही जो इनके राशि लॉर्ड होते हैं उनके परिणाम भी देते हैं, और जो इनके नक्षत्र लॉर्ड होते हैं उनके परिणाम भी देते हैं। तो राहु या केतु के स्थान पर हम इनके राशि लॉर्ड या फिर नक्षत्र लॉर्ड को रखकर फिर से ये तीन कंडीशन जो हैं ये लगाकर पोजिशनल स्टेटस चेक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने पहले से ही डॉट लगा के रखा है क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट कर लिए थे। यहाँ पर बस मुझे आपको ये चीज़ समझानी है कि यहाँ सन से लेके केतु तक इन प्लैनेट्स को कैसे पोजिशनल स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। सन यहाँ पर दोस्तों वीनस के नक्षत्र में है। क्या प्लैनेट खुद के स्टार में है? क्या सूर्य अपने ही नक्षत्र में है? नहीं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही है। दूसरा, स्टार जोन इज वैकेंट, क्या सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है? यहाँ पर हम पूरे में चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जो है, इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य के नक्षत्र में नहीं है। मतलब यहाँ पर सूर्य को जो है वो पोजिशनल स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा के लिए हम देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा जो है, ठीक है, क्या प्लैनेट खुद के स्टार में है? क्या चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में है? नहीं है। स्टार जोन इज वैकेंट, क्या कोई भी ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में नहीं है, मतलब चंद्रमा को भी यहाँ पर जो है वो पोजिशनल स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देखिएगा थोड़ा सा जरा, मार्स जो है वो केतु के नक्षत्र में है, तो क्या मार्स अपने नक्षत्र में है? नहीं, मार्स मार्स के नक्षत्र में नहीं है। अभी मैं आपको राहु केतु वाले रूल अभी नहीं लगा रहा हूँ, पहले अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या मार्स का जो स्टार जोन है क्या वो वैकेंट है? तो देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो देखिए क्या एनएल में मार्स आया हुआ है? हाँ, मार्स आया हुआ है, मतलब जो हमारा रूल नंबर 2 है वो तो अप्लाई नहीं होता। क्या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र लॉर्ड है? मतलब ऐसा है क्या कि मार्स तो केतु के नक्षत्र में है, तो क्या केतु मार्स के नक्षत्र में है? हाँ है। रूल नंबर 3 के कारण यहाँ पर क्या है, मार्स को जो है पोजिशनल स्टेटस प्राप्त हो गया है। मरकरी के लिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। मरकरी केतु के नक्षत्र में है, मतलब प्लैनेट इन ओन स्टार नहीं है। रूल नंबर 2, स्टार जोन इज वैकेंट। हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी यहाँ पर आया हुआ है, मतलब 2 बार आया हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं है, मरकरी का जो स्टार जोन है वो वैकेंट नहीं है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र लॉर्ड है क्या? तो मरकरी के केस में हम देखते तो मरकरी केतु के नक्षत्र में है, केतु क्या मरकरी के नक्षत्र में है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब हम राहु केतु वाली कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा, तो मरकरी जो है मेरा ये क्या है, केतु के नक्षत्र में है। मरकरी जो है मेरा ये केतु के नक्षत्र में है, और केतु जो है वो मरकरी की राशि में है और वो मार्स के स्टार में है, मतलब केतु जो है उसके राशि स्वामी। यहाँ पर मैंने ये दोस्तों काट दिया था ताकि बार बार हमें ये डाउट ना हो कि हमें किस कॉलम में चेक करना है। ठीक है, इसलिए, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर मरकरी लिखा हुआ है, यहाँ पर जुपिटर लिखा हुआ है। तो देखिए मरकरी जो है वो केतु के नक्षत्र में है, और केतु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने राशि लॉर्ड में। राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड हमें लेना है मरकरी को और मार्स को। तो जब हम ये रखते हैं
तो मरकरी जो है दोस्तों अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मरकरी को, मतलब प्लैनेट जो है वो खुद के स्टार में है, इसलिए इस कंडीशन से अब क्या होगा, मरकरी भी जो है ये जो मेरा इसे पोजिशनल स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। अब हम जुपिटर को देखते हैं दोस्तों, जुपिटर जो है वो केतु के नक्षत्र में है, तो क्या जुपिटर खुद के नक्षत्र में है, नहीं। क्या स्टार जोन जुपिटर का वैकेंट है, हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या कोई भी ग्रह जुपिटर के नक्षत्र में आया हुआ है, नहीं आया, इसका मतलब रूल नंबर 2 से जो है जुपिटर को क्या मिल गया है, मेरे पोजिशनल स्टेटस प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर वीनस को देखते हैं दोस्तों, वीनस मरकरी के स्टार में है, तो वीनस खुद के स्टार में नहीं है। क्या वीनस का स्टार जोन वैकेंट है, तो देखिए वीनस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, मतलब कि वीनस का जो स्टार जोन है वो वैकेंट नहीं है। अब इसके बाद में अब हम अगला देखते हैं दोस्तों, ज़रा बहुत अच्छे से आप ज़रा समझिएगा। इसके बाद में क्या म्यूचुअल एक्सचेंज है, मतलब वीनस जो है वो मरकरी के नक्षत्र में है, तो क्या मरकरी जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, मरकरी वीनस के नक्षत्र में नहीं है, क्योंकि अगर हम केतु को देखें तो केतु जो है वो मरकरी और मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, मतलब वीनस को मेरा पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं होगा। रूल नंबर 4 भी अगर हम लगाएं तो चूंकि यहाँ पर राहु केतु नहीं है, इसलिए वो कंडीशन जो है वो नहीं बन रही है। सैटर्न को दोस्तों अब जरा हम देखते हैं, तो सैटर्न को जब आप देखेंगे तो सैटर्न जो है वो राहु के स्टार में है, मतलब प्लैनेट इन ओन स्टार वाली कंडीशन जो है वो नहीं है। सैटर्न जो है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या सैटर्न का स्टार जोन वैकेंट है, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हाँ सैटर्न का स्टार जोन जो है वो वैकेंट है, तो मतलब सैटर्न को जो है वो पीएस यहाँ पर मिल गया। राहु के केस में अगर हम देखें तो कंडीशन नंबर 1 प्लैनेट इन ओन स्टार, राहु जो है वो मरकरी के स्टार में है, मतलब खुद के स्टार में नहीं है। स्टार जोन इज वैकेंट, क्या राहु के स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो अगर आप देखेंगे नहीं ऐसा नहीं है, राहु के स्टार में ये प्लैनेट यहाँ पर मौजूद है। रूल नंबर 3 म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र लॉर्ड, राहु जो है वो मरकरी के नक्षत्र में है, तो क्या मरकरी जो कि केतु के नक्षत्र में है और केतु कहीं से कहीं तक राहु को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं है। और चूंकि राहु के नक्षत्र स्वामी का संबंध राहु या केतु से नहीं है, तो चौथी कंडीशन भी यहाँ पर जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पूरा का पूरा जो है हमारा चारों कंडीशन नहीं लगी, मतलब राहु को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस नहीं है। केतु के लिए दोस्तों हम देखते हैं, तो जब हमने ये वाली कंडीशन लगाई थी तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो मरकरी जो है वो केतु के नक्षत्र में है, केतु जो मार्स जो है मेरा वो केतु के नक्षत्र में हो, केतु मार्स के नक्षत्र में है, तो यहाँ से ही दोनों को क्या हो गया था, पोजिशनल स्टेटस जो है वो प्राप्त हो गया था, है ना। तो ये मैंने आपको एक रिवीजन करके बताया कि प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस है या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं। ये हमें 4 कंडीशंस याद रखनी है। पहला, ग्रह स्वयं के नक्षत्र में होना चाहिए, या फिर उस ग्रह के नक्षत्र में कोई और प्लैनेट नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे 2 ग्रह जिन्होंने अपने नक्षत्र स्वामी ग्रहों का आदान प्रदान कर लिया हो, या फिर राहु केतु वाली कंडीशन। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों मैंने अभी आपको जो है वो समझा दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर। सन को जो है दोस्तों वो पोजिशनल स्टेटस है, मून को है, मार्स को है, मरकरी को है, और जुपिटर को भी यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस जो है वो प्राप्त है। इसके बाद में फिर सैटर्न और केतु, सैटर्न को भी यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस है और केतु को भी यहाँ पर जो है वो पोजिशनल स्टेटस जो है वो प्राप्त है, ठीक है। तो इतना मैंने अभी तक आपको जो है यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों मुझे आपको आगे क्या बताना था कि हम जो है कस्पल लिंकेजेस हम किस तरह से जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कस्पल की लिंकेजेस बनाने के लिए, स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम कैसे करते थे, ए एरो, देखिए सर की बुक में यही नोटेशन दिए हुए हैं, श्री चानी सर की बुक में, तो हम यही फॉलो करेंगे। ए एरो, बी डैश, सी डैश, डी, यही जो है नोटेशन दिए हुए हैं, जहाँ पर ए जो है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा प्लैनेट होता है, ठीक है। बी जो है मेरा क्या होता है, उस प्लैनेट का एनएल या फिर जिसे हम एसटीएल बोलते हैं, स्टार लॉर्ड, वो होता है। सी जो है मेरा ये सब लॉर्ड होता है, और डी जो है मेरा ये सब लॉर्ड होता है। प्लैनेट, इन्वॉल्वमेंट, फिर इसके बाद में कमिटमेंट, और फिर ये फाइनल कंफर्मेशन। प्लैनेट, इन्वॉल्वमेंट,
कमिटमेंट और फिर ये फाइनल कंफर्मेशन। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर जो है सन की स्क्रिप्ट अगर मैं आपको बना के बताऊँ तो सन की स्क्रिप्ट क्या होगी, सन एरो, फिर मैं राशि लॉर्ड को नहीं लूँगा दोस्तों, मुझे नक्षत्र लॉर्ड को लेना है। तो सन का जो मेरा नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है, और फिर सन जो है वो मरकरी के जो है सब में है, और फिर जो मेरा सन है वो मेरा क्या है, जुपिटर के सब में है। ठीक है, यहाँ से हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, यही स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर मैंने प्लैनेट की बना के रखी हुई थी। ठीक है, तो ये मेरी सन की स्क्रिप्ट बन जाएगी दोस्तों। इसके बाद में जो है ना मैं आपको एक बार मून की स्क्रिप्ट और बना के बता देता हूँ। तो देखिए मून जो है मेरा वो केतु के स्टार में, मरकरी के सब में और मार्स के सब में है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं पहले से पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा मून, और इसके बाद में फिर डैश करके मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर केतु। मून जो है मेरा वो केतु के स्टार में है, और फिर जो है वो मेरा मरकरी के सब में है, और इसके बाद में फिर जो है मेरा वो मार्स के सब में है। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ बताई थी राहु केतु अलग तरह से काम करते हैं। तो जब ये किसी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या फिर सब लॉर्ड बनते हैं तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, केतु के जो रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स हैं, केतु किन किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केतु यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी को और मार्स को। केतु के स्थान पर हमें उसके राशि स्वामी ग्रह और नक्षत्र स्वामी ग्रह को भी लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, केतु के साथ में मरकरी लिख देंगे और यहाँ पर हम मार्स लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो है मेरी ये स्क्रिप्ट बनेगी, किसकी स्क्रिप्ट बनेगी, ये मेरी मून की है ना। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ ज़रा कि यहाँ पे ना मैं पूरी ही अभी आपको एक स्क्रिप्ट जो है वो बना के बताता हूँ। तो ये अभी मैंने आपको ए एरो बी सी डी के फॉर्म से बना के बताई। तो मैंने अभी आपको देखिए सन की एक सिंपल स्क्रिप्ट बना के बताई कैसी बनेगी, फिर मैंने आपको मून की स्क्रिप्ट बना के बताई कैसे बनेगी। मून के स्टार लॉर्ड में चूंकि केतु आ रहा था तो मैंने केतु के साथ में मरकरी भी लिखा और मार्स भी लिखा, ये भी मैंने अभी आपको बताया। एक बार दोस्तों जो है ना मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ये राहु की स्क्रिप्ट बना के ज़रा और बता देता हूँ। तो देखिए ज़रा आप राहु की स्क्रिप्ट कैसे बनेगी। राहु की स्क्रिप्ट ऐसे बनेगी कि राहु जो है, राहु एरो क्या हो जाएगा, राहु एरो हो जाएगा मरकरी डैश जुपिटर, राहु एरो हो जाएगा मरकरी, फिर इसके बाद में डैश में आ जाएगा जुपिटर, और इसके बाद में फिर जो है डैश में वो आ जाएगा जुपिटर। ठीक है, अब राहु, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि राहु या केतु जब स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड के रूप में आते हैं तो हम उनकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, और जब ये किसी भी दशा लॉर्ड के रूप में आते हैं या फिर कस्पल सब लॉर्ड के रूप में आते हैं तब हम इनकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। तो राहु जो है दोस्तों इसका राशि लॉर्ड जुपिटर है और जो इसका नक्षत्र लॉर्ड है वो मरकरी है। तो राहु को ना अब हम एज अ जुपिटर भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राहु को जब हम एज अ जुपिटर पढ़ेंगे तो जुपिटर की अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जुपिटर डैश केतु मरकरी और फिर मरकरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुपिटर एरो केतु, और इसके बाद में फिर आ जाएगा मरकरी, और फिर क्या आ जाएगा मरकरी। और दोस्तों मुझे पता है कि केतु जो है, केतु के रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पर मरकरी आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो मार्स आ जाएगा। तो ये मेरी इस तरह से स्क्रिप्ट बनेगी राहु एज अ जुपिटर की। और राहु को जुपिटर के साथ साथ और कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु को जुपिटर के साथ साथ मरकरी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर मरकरी की स्क्रिप्ट भी बनानी पड़ेगी, और जो मेरी मरकरी की स्क्रिप्ट होगी दोस्तों वो होगी मरकरी डैश केतु डैश वीनस, मरकरी एरो केतु डैश वीनस डैश सैटर्न। तो मरकरी एरो और फिर केतु, और इसके बाद में फिर डैश में क्या आ जाएगा वीनस, और फिर इसके बाद में डैश में क्या आ जाएगा सैटर्न। और यहाँ पर जो है केतु को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है, मरकरी कर रहा है और मार्स कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरी स्क्रिप्ट बनेगी किसकी, राहु की, कंप्लीट है ना। इस तरह से फिर मैं ये जो जितने भी मेरे पॉइंट्स जो मेरे यहाँ पर कस्पल लिंकेजेस आ रहे होंगे वो सब जो है फिर मैं यहाँ पर जो है वो लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों
ये सन की स्क्रिप्ट है, ये मून की मैंने आपको बना के बताई, फिर ये मैंने आपको राहु की पहले मैंने आपको स्क्रिप्ट बना के बताई, फिर राहु का जो राशि स्वामी ग्रह है जुपिटर, उसकी मैंने आपको स्क्रिप्ट बना के बताई, फिर राहु का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है मरकरी, मैंने उसकी भी आपको जो है स्क्रिप्ट बना के जो है वो बताई। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी ना मैं पहले से भी ये बना के रखा हुआ था आपके लिए, तो जल्दी से ना हम इसे एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो ए एरो बी सी डी, ए एरो बी डैश सी डैश डी। सन की जो स्क्रिप्ट है दोस्तों देखिए, सन वीनस मरकरी जुपिटर, सन डैश वीनस, सन एरो वीनस डैश मरकरी डैश जुपिटर। मून की जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, मून की मून एरो केतु डैश मरकरी डैश मार्स, मून एरो केतु डैश मरकरी डैश मार्स। केतु को रिप्रेजेंट करेगा, केतु का राशि स्वामी मरकरी और नक्षत्र स्वामी मार्स, तो यहाँ पर मैं मरकरी और मार्स दोनों लिख दूंगा। मार्स की जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, मार्स की जो स्क्रिप्ट है वो होगी मार्स एरो केतु डैश सैटर्न डैश वीनस, मार्स एरो केतु डैश सैटर्न डैश वीनस। और केतु की जगह केतु के जो नक्षत्र स्वामी ग्रह हैं और राशि स्वामी मरकरी और नक्षत्र स्वामी मार्स, ये दोनों भी मैं लिखूंगा। मरकरी की स्क्रिप्ट भी ऐसे ही बनेगी दोस्तों, मरकरी एरो केतु डैश वीनस डैश सैटर्न, मरकरी एरो केतु डैश वीनस डैश सैटर्न, और यहाँ पर मरकरी और मार्स जो है वो मेरे दोनों आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जो है जुपिटर की हम स्क्रिप्ट देखेंगे, तो जुपिटर की जो स्क्रिप्ट है वो जुपिटर एरो केतु डैश मरकरी, जुपिटर एरो केतु डैश मरकरी, केतु की जगह मरकरी और मार्स आ जाएंगे। वीनस की जो स्क्रिप्ट है, वीनस की स्क्रिप्ट वीनस एरो मरकरी डैश वीनस डैश मार्स, वीनस एरो मरकरी डैश वीनस डैश मार्स, ये आ जाएंगे। सैटर्न की स्क्रिप्ट अगर आप देखते हैं तो सैटर्न एरो राहु डैश वीनस डैश मून, सैटर्न एरो राहु डैश जुपिटर और फिर डैश जो मून। और राहु के जो रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स हैं, राहु को राशि लॉर्ड जुपिटर भी हम लेंगे और नक्षत्र लॉर्ड मरकरी भी लेंगे, तो जुपिटर और मरकरी दोनों जो हैं हमने यहाँ पर ले लिए हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हमें समझना है थोड़ा, हालांकि ये मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन अभी हम पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, राहु को अगर हम देखें, देखिए राहु की पूरी स्क्रिप्ट क्या होगी, राहु फिर इसके बाद में एरो मरकरी डैश जुपिटर, राहु एरो मरकरी डैश जुपिटर। लेकिन राहु को अब हम राहु एज आ जुपिटर और राहु एज आ मरकरी भी पढ़ेंगे, तो राहु एज आ जुपिटर में जो हमने जुपिटर की स्क्रिप्ट बनाई थी वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और राहु एज आ मरकरी में जो हमने मरकरी की स्क्रिप्ट बनाई थी वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद में दोस्तों जो है हमें केतु की और स्क्रिप्ट देखनी है। ये बहुत फंडामेंटल रूल्स हैं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के, है ना। केतु जो है, केतु एरो फिर क्या है मार्स डैश जुपिटर, केतु एरो मार्स डैश जुपिटर। केतु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके राशि लॉर्ड मरकरी और फिर नक्षत्र लॉर्ड मार्स, तो हम मरकरी की भी स्क्रिप्ट लिखेंगे और हम मार्स की भी स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो इस तरह से 9 के 9 प्लैनेट्स की जो है हमारी स्क्रिप्ट जो है वो फॉर्म होगी किसमें, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, ये भी मैंने दोस्तों आपको मतलब पहले जो है रिवीजन में एज इट इज़ बता दिया था। इसके बाद में भी अभी हमें कुछ और चीज़ें जो हैं समझनी हैं, तो अब इसे जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप ज़रा समझिएगा। मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि कोई भी प्लैनेट, बहुत अच्छे से ये चीज़ समझिएगा, कोई भी प्लैनेट जहाँ पर पॉजिटेड होता है, ठीक है, वो उस हाउस का प्लैनेट पॉजिटेड होगा। पॉजिटेड कहाँ पर होगा, किसी ना किसी हाउस में पॉजिटेड होगा ही। और ये मैं किस हाउस कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैं केपी कुंडली से ले रहा हूँ, D1 से नहीं ले रहा हूँ। तो प्लैनेट मेरा जिस भी हाउस में पॉजिटेड होगा वो उस हाउस का क्या होता है, वर्चुअल सब लॉर्ड होता है। ठीक है, तो प्लैनेट
कि जब हम बात करते हैं कि कोई ग्रह सबसे तीव्रता से किन भावों के परिणाम देता है, कोई ग्रह सबसे तीव्रता से किन भावों के परिणाम देता है, तो प्लैनेट जिस भाव का वर्चुअल सब लॉर्ड हो, या फिर जिस भाव का वो सब लॉर्ड हो, मतलब जिस भाव में वो पॉजिटेड हो या फिर जिस भाव का वो क्या बन रहा हो, सब लॉर्ड बन रहा हो, सबसे तीव्रता से वो वहाँ के परिणाम देता है। उसके बाद उससे कम तीव्रता से वो उन भावों के परिणाम देता है जिनका वो क्या बनता है, सब लॉर्ड बनता है। फिर उससे कम तीव्रता से वो उन भावों के परिणाम देता है जिनका वो क्या बनता है, नक्षत्र लॉर्ड बनता है जिन भावों का। और फिर सबसे कम तीव्रता से वो उन भावों के परिणाम देता है जिनका वो क्या बनता है, राशि लॉर्ड बनता है। ये चीज़ भी जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया था दोस्तों, अपन थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए कि मेरा कोई प्लैनेट है, यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा ज़रा देखते हैं। तो मैं अगर बात करता हूँ सन की, मैं यदि बात करता हूँ सन की, तो सन सबसे तीव्रता से किन भावों के परिणाम देगा, जिन भावों का वो कस्पल सब लॉर्ड बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, तो सन जो है मेरा वो हाउस नंबर 2 का सब लॉर्ड है और हाउस नंबर 8 का जो है मेरा वो सब लॉर्ड है। हाउस नंबर 2 का सब लॉर्ड है और हाउस नंबर 8 का जो है वो सब लॉर्ड है। और सन जो है मेरा वो अगर मैं यहाँ पर हॉरोस्कोप में चेक करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सन जो है मेरा ये 6th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब कि ये 6th हाउस का वर्चुअल सब लॉर्ड भी होगा अगर हम सन को नक्षत्र वाले स्थान पर रखते हैं, या फिर अगर इस कुंडली में सन को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त होता है। मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कस्पल इंटरलिंक में कि जिन ग्रहों को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त होता है उनकी स्थिति को हमें जो हमारी भाव चलित कुंडली होती है वहाँ पर भी देखना होता है। तो सन जो है सबसे तीव्रता से दूसरे भाव, 8वें भाव और 6वें भाव के जो है वो परिणाम देगा। इससे कम तीव्रता से सन वहाँ के परिणाम देगा जहाँ का वो क्या बना होगा, सब लॉर्ड बना होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो सन जो है मेरा वो किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ नक्षत्र लॉर्ड पर, तो नक्षत्र लॉर्ड पर अगर मैं देखूँ तो सन जो है मेरा वो 7वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड है और 11वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड है। तो 7वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड है और सन जो है मेरा वो 11वें भाव का क्या है, नक्षत्र लॉर्ड है। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं राशि लॉर्ड वाले में चेक करूं, तो सन जो है मेरा वो 3रे भाव का राशि लॉर्ड है और फिर किसी भी भाव का राशि लॉर्ड नहीं है। तो अगर मैं सूर्य की बात करूंगा दोस्तों इस कुंडली में, बहुत अच्छे से आप समझिएगा, तो इस कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य सबसे प्रबलता से दूसरे, 8वें और 6वें भाव के परिणाम देगा। उससे कम प्रबलता से वो 7वें और 11वें भाव के परिणाम देगा और सबसे कम प्रबलता से वो जो है वो 3रे भाव के परिणाम देगा। मैंने ये भी आपको बताया था कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की ताकत निकालने के तरीके वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए ये निकालते हैं कि वो प्लैनेट किस भाव के फल सबसे तीव्रता से हमको देंगे। अगर अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लूँ और यहाँ पर अगर हम मून को समझने की कोशिश करें, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर मून को देखते हैं तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा, जो मेरे सब लॉर्ड वाली ये जो एंट्रीज हैं यहाँ पर मून की चूँकि कोई भी एंट्री नहीं है, तो हम मून को बस ये देखेंगे कि मून कहाँ पर प्लेस्ड है। मून जो है मेरा वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो मतलब कि मून को जब मेरा पोजिशनल स्टेटस होगा तो मून जो है मेरा वो 6th हाउस के सबसे ज़्यादा प्रबलता से क्या होगा, परिणाम देगा। इसके बाद में अगर हम देखें दोस्तों, तो इसके बाद में हमें ये देखना है कि यहाँ पर सब लॉर्ड में मून कहाँ कहाँ पर जो है मेरा आया हुआ है। तो अगर दोस्तों हम सब लॉर्ड में देखते हैं तो सब लॉर्ड में मून कहीं पर भी नहीं है, तो मून को हम यहाँ पर जो है वो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब अगर हम नक्षत्र लॉर्ड पे देखते हैं दोस्तों, तो नक्षत्र लॉर्ड में भी मेरा मून जो है वो कहीं पर भी नहीं है, तो हम मून को यहाँ नक्षत्र लॉर्ड पे भी छोड़ देंगे। और इसके बाद में अगर हम राशि लॉर्ड में देखते हैं तो पहले और दूसरे भाव का जो राशि लॉर्ड है वो मून बना हुआ है, तो पहले भाव का और दूसरे भाव का राशि लॉर्ड मून है। मतलब कि इस कुंडली में यदि मून को पोजिशनल स्टेटस
प्राप्त हो जाए तो वो सबसे प्रबलता से क्या है, छठवें भाव के फल देगा। उसके बाद में फिर वो पहले और दूसरे भाव के फल देगा। और अगर मून को यदि जो है मेरा वो पोजिशनल स्टेटस नहीं प्राप्त होता है तो मून फिर जो है मेरा वो पहले और दूसरे भाव के बस परिणाम जो है वो मुझे दे देगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ग्रहों की ताकत निकालने का जो तरीका है वो भी बताया था। तो इसी टेक्निक को याद रखते हुए यहाँ पर ना मैंने जो है सन से लेके राहु और पीछे फिर जो है ये केतु, इनके ना मैंने वो 4 स्टेप में पावर निकाल के रखी हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं, सन और मून का मैंने आपको बता दिया था। मार्स जो है वो सबसे प्रबलता से 6th हाउस के फल देगा यदि उसे पोजिशनल स्टेटस हो। उसके बाद में फिर 5th हाउस के, फिर 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के, और फिर 5th हाउस के। तो अगर मुझे मार्स का चयन करना हो तो मार्स यहाँ पर चूंकि पहले 5th आ चुका है तो मैं इस वाले 5th को लेना जो है वो प्रेफर करूँगा। ठीक है, मरकरी के केस में मरकरी चूंकि सब लॉर्ड लेवल पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो मरकरी को यदि पोजिशनल स्टेटस मिलता है तो वो सबसे प्रबलता से जो है मुझे 5th हाउस के रिजल्ट देगा। उसके बाद में 3rd हाउस के, 9th हाउस के, फिर 2nd हाउस के, 10th हाउस के, फिर 4th हाउस के और 12th हाउस के। ऐसे ही दोस्तों जुपिटर के लिए आप देख सकते हैं, वीनस के लिए देख सकते हैं, सैटर्न के लिए देख सकते हैं, राहु के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने आपको केतु के लिए जो है फिर से ये लिख के रखा हुआ हूँ। तो केतु का हम एक बार ज़रा देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर सब लॉर्ड में देखेंगे तो केतु जो है वो 6th हाउस का सब लॉर्ड बना हुआ है। तो केतु आपको 6th हाउस के परिणाम देगा। जो मेरी केपी कुंडली है वहाँ पर केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो यदि केतु को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त होता है तो केतु 3rd हाउस के भी बहुत तीव्रता से जो है परिणाम देगा। इसके बाद में जो है मेरा सब लॉर्ड वाला जो एंट्रीज है वहाँ पर केतु एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर डैश है। इसके बाद में अगर हम नक्षत्र लॉर्ड में देखते हैं तो केतु जो है वो 6th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, इसलिए केतु 6th हाउस के भी परिणाम देगा। और अगर हम राशि लॉर्ड में देखते हैं तो राशि लॉर्ड में जो है केतु की कोई भी एंट्री नहीं है। मतलब इस कुंडली में केतु को यदि पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है तो केतु 6th हाउस और 3rd हाउस के रिजल्ट देगा, और यदि पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ 6th हाउस के बस रिजल्ट देगा, है ना। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो है ये वो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स थे जो कि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में अभ्यास शुरू करने से पहले आपको ये मूलभूत जानकारियाँ होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे जो है दोस्तों इस वीडियो पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, उसके बेस पर हम आगे कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि रिस्पॉन्स से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि देखिए क्या है कि जैसे जब मैं केपी के वीडियोस बनाता हूँ या लाल किताब के वीडियोस बनाता हूँ तो वहाँ पर जो है आप लोग कमेंट करके, लाइक करके मुझे एक फीडबैक जो है प्रोवाइड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर भी वैसे ही कमेंट करके, लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आगे जो है मैं आपको कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में और डिटेल में जो है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।